हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मैं हूं विवेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि चाइना ने किस तरीके से तिब्बत पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब धीरे धीरे करके वो नेपाल पर भी अपना कब्जा जमाता जा रहा है। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दिए, इससे पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तिब्बत की। तिब्बत का जो एरिया है वो 1.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और जो इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करें तो ये 4,900 मीटर में है। और इसका जो एरिया है वो चाइना के एरिया के 1/4 पार्ट के बराबर है। अब हम इसके मैप के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैप में ये येलो जो पार्ट है ये आपका चाइना का है, ये वाइट पार्ट है जो कि नेपाल से लगा हुआ है। ये वाइट वाला ये आपका तिब्बत है। अब हम बात करेंगे ये एरिया, इसका आप जान मैंने बोला है कि 1/4 पार्ट ऑफ चाइना, ये आप देख सकते हो मैप में भी कि ये अप्रोक्स 1/4 पार्ट ऑफ चाइना का ही है। अब हम बात दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1935 की। 1935 में दोस्तों दलाई लामा का जन्म हुआ था तिब्बत में। ये बहुत छोटे परिवार से थे। दलाई लामा के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा चाइना के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 1949 की बात है, अक्टूबर की। इस समय क्या हुआ था कि चाइनीज़ की कम्युनिस्ट पार्टी लीडर माओ जेडोंग ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना अब जहाँ भी जाएगा वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही पहचाना जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पर कम्युनिटीज़ पार्टी का राज था। और माओ जेडोंग ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से तिब्बत चाइना का पार्ट हो जाए। वो किसी न किसी तरीके से तिब्बत को अपना पार्ट बनाना चाहते थे, जबकि उन्हें पता था कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी अपनी एक करेंसी है, उसका अपना एक फ्लैग है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से प्लानिंग काम किया। इन्होंने क्या किया कि तिब्बत पर अटैक करके ये बात फैला दी कि चाइना तिब्बत को हड़पने नहीं बल्कि पश्चिमी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से उनको बचाना चाहता है। और धीरे धीरे करके वो तिब्बत पर कब तक कब्जा कर चला तिब्बत पर कब्जा करते चले गए और चाइना ने तिब्बत के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। और मैं बात करूं कि बाकी के देशों ने किसी ने भी तिब्बत की इस बारे में हेल्प नहीं की दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम 1950 की बात करें तो उस समय दलाई लामा जो कि वहाँ के धर्म गुरु थे, ये नाम नहीं, ये सिर्फ एक पहचान है कि इसको हम धर्म गुरु बोलते हैं। और वहाँ के दलाई लामा जो जो थे उनका नाम था लामू थोंडप, जो कि उस समय स्टेट के हेड बन चुके थे और उनकी एज मात्र 15 एज की थी दोस्तों। और इस समय तक दोस्तों चाइना तिब्बत के बहुत से क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले चुका था। 1951 की बात करें दोस्तों तो चाइना ने तिब्बती लीडर को एक ट्रीटी साइन करने के लिए बहुत मजबूर कर दिया था। उस ट्रीटी का नाम था 17 पॉइंट एग्रीमेंट। दोस्तों, 17 पॉइंट एग्रीमेंट के बारे में हम बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ था कि तिब्बत का आधे भाग पर तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाएगा और जिस पर चाइना कब्जा कर चुका है ऑलरेडी वो चाइना का हो जाएगा। इस ट्रीटी पर साइन करने के अलावा तिब्बत के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उनको इस ट्रीटी पर एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ा, जिससे लोगों को लगा कि चाइना अब उन्हें परेशान नहीं करेगा और हम रिलीजन का फॉलो कर सकते हैं। लेकिन चाइना अपने अत्याचार पर काबू नहीं कर रहा था और वह तिब्बत पर लगातार अत्याचार करता रहा, जिससे तिब्बत के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। आंदोलन में बहुत लोगों ने साथ दिया, लेकिन क्या हुआ कि बहुत से लोग मारे भी गए, जिसकी वजह से दलाई लामा 80,000 पीपल्स को लेके 1959 की बात करें तो दलाई लामा 80,000 लोगों को लेके इंडिया पहुंच गए। और अब अभी की हम बात करें तो अप्रॉक्स 1.5 लाख पीपल तिब्बती पीपल्स इंडिया में रह रहे हैं। इसी बीच तिब्बत में रह रहे लोगों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, लेकिन उन लोगों को या तो मार दिया जाता था, या तो भूखा रखा जाता था, या जेल भेज दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर दोस्तों किए जाते थे। अब हम बात करते हैं 1965 की। 1965 में दोस्तों ये तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन पर चाइना ने लगभग हुकूमत जमा ली थी अपनी, क्योंकि वहाँ का जो डेंसिटी पॉपुलेशन था वो बहुत ही कम था। डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से
वहाँ के लोगों पर हुकूमत करना आसान था, इसलिए चाइना ने अपनी हुकूमत जमा ली थी। अब मैं बात बताता हूँ कि वहाँ पर लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन क्यों था। एक तो वो माउंटेन रेंज था, आपका रीज़न वह था, और वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम थे, इसलिए लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन था, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी हुकूमत जमा ली थी। अब हम 1966 की बात करते हैं दोस्तों। तो माओ ने एक कल्चरल एवोल्यूशन लागू कर दिया, जिसमें तिब्बत की सारी कला संस्कृति को नष्ट करते चले गए, और इससे तिब्बत के लोगों में इतना आक्रोश पैदा हो गया कि वो आंदोलन शुरू करना स्टार्ट कर दिया। जब उन लोगों ने आंदोलन किया तिब्बत के लोगों ने, तो चाइना ने अपनी आर्मी को बोल दिया कि मुझे बस ये प्रोटेस्ट को रोकना है। आर्मी को बोल दिया और किसी भी तरीके से रोके, मुझे इससे मतलब नहीं। जिसकी वजह से बहुत आंदोलन हुआ दोस्तों, और हम बात करें तो मोर देन 10 लाख पीपल यहाँ पर मारे गए थे। अप्रोक्स मोर देन 10 लाख पीपल। बहुत सी वुमेन्स के साथ यहाँ पर रेप किया गया। और अगर हम बात करें मठों की, तो लगभग 6,000 से ज़्यादा मठ यहाँ पर तिब्बत में चाइनीज़ पीपल ने तोड़ दिए गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं 1987 की दोस्तों। 14 दलाई लामा, जिनका नाम था लामू थोंडप, ये जेन्युइन सेल्फ रूल को एक प्रस्तावना दी थी चाइना के सामने। इस रूल में हम बात करें दोस्तों, तो इस रूल में ये लिखा हुआ था कि जो तिब्बत का जो पार्ट है वहाँ पर चाइना भी रह सकता है, पर तिब्बत के लोगों पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, और तिब्बत के लोगों को अपनी एक इंडिपेंडेंट रहेगी, अपने एक तरीके से रिलीजन का फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये सेल्फ रूल में लिखा हुआ था, बट इस पर चाइनीज़ पीपल ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और 1988 की बात करें दोस्तों, तो चाइना ने मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया था। मार्शल लॉ की बात करें दोस्तों, कि एक तरीके से जो कंट्री होती है या कोई क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी शासन ही लागू हो जाता है। आर्मी ही वहाँ पर अधिकार करती है, जो आर्मी बोलती है वही होता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हाथ नहीं रहता है दोस्तों। ये होता है चाइना मार्शल लॉ। ये 1988 में फॉलो हो गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1989 की दोस्तों। यहाँ पे दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ था। मैं बता दूं, इस समय दलाई लामा आपके इंडिया जा चुके थे, जो कि इंडिया में इनको नोबेल पीस प्राइज़ प्राप्त हुआ था। और हम 1993 की बात करें दोस्तों, तो चाइना और दलाई लामा की बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। उनके बीच जो भी रिलेशन था वो बंद हो गया था। इसका रीज़न यही था कि दलाई लामा बार बार इंडिपेंडेंट के लिए, बार बार चाइना के लिए प्रोटेस्ट करते थे, चाइना के खिलाफ, जिसके कारण चाइना ने दलाई लामा से बिल्कुल भी बात करना छोड़ दिया, उनसे बिल्कुल भी रिलेशन तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं दलाई लामा कौन होते हैं और ये पंचन नामा कौन होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है तिब्बत में, सबसे पहले दलाई लामा आते हैं। दलाई लामा जो रहते हैं एक धर्म गुरु के नाम से पहचाने जाते हैं, और ये दलाई लामा एक पंचन लामा को बुक पंचन लामा सिलेक्ट करता है, और पंचन लामा ही ये बताता है कि अगला दलाई लामा कौन होगा। इस तरीके से दोस्तों, ये देखिए लामू थोंडप, इन्होंने एक 6 साल के बच्चे को चुना था जो कि पंचन लामा था। लेकिन उस समय चाइना का इतना अत्याचार था, जिस वजह से चाइना ने इस 6 साल के बच्चे को किडनैप करा लिया और उसकी पूरी फैमिली को मार गिराया। इस 6 साल के बच्चे का क्या हुआ अभी तक किसी को भी नहीं पता, और उसने इस 6 साल बच्चे की जगह पे अपना एक चाइनीज़ स्टूडेंट रखा, जिसका नाम था ग्याल्सन नोरबू, जो कि दलाई लामा चाइनीज़ का दलाई लामा जानना। ये जो पंचनामा है दोस्तों, ये पंचनामा 11वें नंबर का पंचनामा है, जो कि चाइनीज़ का पर्सन है। ये जो कि हमारे दलाई लामा नहीं चाहते कि चाइनीज़ का पर्सन कोई भी पंचनामा बने, लेकिन अभी इस समय पंचनामा जो बना हुआ है वो चाइनीज़ का पर्सन है, जिसकी वजह से दलाई लामा ने अब ये चाहते हैं दलाई लामा कि पंचन लामा जो भी हो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, ताकि तिब्बत की एक जंग हो जो आज़ादी की तरफ हमेशा चलती रहे, और चाइना का कंट्रोल कभी भी तिब्बत पर ना हो, और ना ही तिब्बत के धर्म गुरुओं पर हो। यही रीज़न है दोस्तों कि दलाई लामा ये चाहते थे कि जो पंचान चान लामा बने, वो या तो वो तिब्बत का ही पर्सन बने, क्योंकि अगर वो चाइनीज़ का पीपल बन गया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चाइना की ही बात करेगा, चाइनीज़ पपेट बनकर रह जाएगा। इसलिए दोस्तों दलाई लामा चाहते थे कि वो तिब्बत का पर्सन बने, लेकिन वो 6 वर्ष का बच्चा वो तो किडनैप हो चुका था, जिसकी वजह से पंचन लामा की बात करें तो अभी वो एक चाइनीज़ पर्सन है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात आती है नेपाल की।
दोस्तों इस समय हम बात करें कि नेपाल के जो पीएम है, प्रधानमंत्री, वो केपी ओली हैं। और इस समय चाइना के छोटे छोटे क्षेत्रों पर नेपाल ने कब्जा होता जा रहा है। और इस समय चाइना नेपाल के छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाता जा रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुष्पा कमल दहाल बहुत परेशान हैं। उन्होंने ये बयान दिया हुआ है, अभी रिसेंटली का ये इशू है। उन्होंने ये बोला हुआ है कि ओली जी से ना तो कोविड-19 संभला हुआ है, ना ही नेपाल की इकोनॉमी संभली हुई है। अब ये देश को भी गंवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही टक्कर का मामला हो रहा है दोस्तों अभी इस समय की। और इस समय की हम पार्टी की बात, तो पुष्पा कमल दहाल को ये लगता है कि ओली जी को अब पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि एक भी काम इनका नेपाल के पक्ष में नहीं रहा है, सारे के सारे काम नेपाल के विरुद्ध में रहा है। अब ये चाइना इस समय नेपाल पर कब्जा करता जा रहा है और ओली जी बिल्कुल भी कुछ शांत बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही एक बात है कि पुष्पा जी बोल रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करें कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे ने अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने इशू सुना होगा कि नेपाल ने इंडिया के बॉर्डर पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिया को इंडो नेपाल की सीमा पर वहाँ पर सेना की बढ़ोतरी कर देनी चाहिए, जिससे ये विवाद ये निपटारे जल्दी हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।